नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पहले वर्ड हम लोग देख देते हैं कि किससे आया, प्रोट्यूज वर्ड से आया है। तो ये प्रोट्यूज जो होता है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी और ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसका यूज़ क्यों होता है, क्यों ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है? क्योंकि बिकॉज इससे जो है बॉडी का बिल्डिंग होगा, ग्रोथ रिपेयरमेंट होगा बॉडी का, तो ये ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए प्रोटीन के सोर्स के रूप में? तो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी यूज़ एज अ प्रोटीन डाइट। तो मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है, पीनट है, फिश है, और बहुत सारे सोर्सेज है, प्लांट सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज है। नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन इट्स स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं। अगेन प्रोटीन क्या है? ये पॉलीमर है, और ये पॉलीमर कैसे हैं? नेचुरल पॉलीमर है। और ये पॉलीमर किससे बने हुए हैं? ये पॉलीमर का जो मोनोमर यूनिट है वो अल्फ़ा एमिनो एसिड है। अब अल्फ़ा एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप भी है इसमें और एसिडिक भी ग्रुप है, और एमिनो ग्रुप जो है अल्फ़ा पोजीशन पे है। तो अब वो वाला अल्फ़ा नहीं जो हमने एनोमर्स के केस में अल्फ़ा बीटा ऐसे पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो पोजीशन, एसिड का पोजीशन हमेशा वन पोजीशन होगा। और कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे बहुत सारे एसिड है, COH ग्रुप एक से ज़्यादा है, तो उस केस में अलग बात होगा। लेकिन यहाँ पे जो है 1 2, तो जो है सबसे बगल वाला जो एसिड के बगल वाला पोजीशन होता है अल्फ़ा, उसके बाद बगल वाला होता है बीटा, उसके बाद होता है गामा। तो ये अल्फ़ा पोजीशन पे, इसीलिए ये जो एसिड हो गया, एमिनो एसिड जो हो गया, वो अल्फ़ा एमिनो एसिड हो गया। और इसके पोजीशन के आधार पे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे करके ये चलता है। तो और जब ये प्रोटीन जो है पॉलीमर है किसका? अल्फ़ा एमिनो एसिड का। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पे हम लोगों को जो है अल्फ़ा एमिनो एसिड मिलेगा। अब एमिनो एसिड का नेमिंग जो किया गया, लोकल नेम जो दिया गया, तो ये उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, जैसे ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन जो स्वीट था टेस्ट में, और ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज का मीनिंग होता है स्वीट। सो दीज आर नेम्ड एज ग्लाइसिन। उसके बाद टायरोसिन जो है वो चीज़ से मिला, इसीलिए इसका नाम हो गया टायरोसिन। तो ग्रीक जो है टायरोस का मीनिंग होता है चीज़। तो अब ये नेमिंग जो है आप देखेंगे, एमिनो एसिड जनरली क्या होता है कि 3 लेटर से लिखा जाता है, और कभी कभी 1 लेटर सिंबल भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या होगा, जो एमिनो एसिड होगा तो ये ग्रुप फिक्स होगा, ये ग्रुप फिक्स होगा, ये ग्रुप फिक्स होगा, ये जो है पोजीशन जो रहेगा, ये जो आर जो है वो चेंज करेगा, बाकी ये सारे ग्रुप क्या रहेंगे? वो फिक्स रहेंगे। तो कार्बन जो होगा वो इससे क्या अटैच है? एक से हाइड्रोजन, एक से एसिड, और दूसरे से NH2 एमिनो ग्रुप, और ये जो आर जो रहेगा वो वेरी करेगा। तो आप जो भी एमिनो एसिड देखेंगे तो उसमें आर वेरी करेगा, और ये जो है ये आर के बदले लिखा गया है। ये आर जो है, ये अगर H होता है, मान लेते हैं यहाँ पे RH होता है, C यहाँ पे H, यहाँ पे COH, और यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे R के जगह हमने H लिख दिया, तो ये हो गया ग्लाइसिन। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। 3 लेटर सिंबल GLY और G, 1 लेटर कोड दैट इज G। नाउ एलानिन, तो ये क्या हो जाएगा? R की जगह CH3 आ जाएगा, वेलाइन, ल्यूसिन, ये सब जो है, और ये 3 लेटर सिंबल एमिनो एसिड के हैं। ये कुछ एमिनो एसिड दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टीडीन, प्रोलीन, ये 20 एमिनो एसिड दिए हुए हैं, और उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। और यहाँ जो होगा अटैचमेंट आर के बदले जो है ये ग्रुप होगा। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये भी देख रहे हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है ये C से अटैच होगा, बिल्कुल ऐसे COH, और यहाँ पे NH2। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो बहुत सारा एमिनो एसिड आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब यहाँ पे एसेंशियल आप देख रहे हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड, तो एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड हैं
दो तरह के अमीनो एसिड पाए जाएंगे, एक एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। कुछ अमीनो एसिड को क्या बॉडी हमारा सिंथेसाइज करता है, बॉडी हमारा खुद ही बना लेता है। तो खुद ही बना लेगा ऐसे अमीनो एसिड को कहेंगे हम नॉन एसेंशियल, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद ही बना रहा है। तो जिसको डाइट के रूप में लेने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि आप स्टार मार्क देख रहे हैं, तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड, ये नॉन एसेंशियल, देन दिस इज एसेंशियल। हिस्टिडीन इज एसेंशियल एमिनो एसिड। अगेन यू आर सीइंग ट्रिप्टोफैन, that is essential amino acid. phenylalanine, this is essential. methionine, these are essential. तो जो स्टार मार्क किया हुआ वो एसेंशियल एमिनो एसिड है, जिसको हमें बॉडी में लेने की ज़रूरत है। आउटसाइड सोर्स से हम लोगों को जो है फूड के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में इसको खाना चाहिए, तभी ये हमारे बॉडी में पहुंचेगा। बाकी जो एसेंशियल एमिनो एसिड है जो बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब हम लोग जो है एमिनो एसिड को क्लासिफाइड करते हैं दो आधार, एक तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और दूसरा जो आधार है वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो एसिडिक जो है दो ग्रुप है यहाँ पे, COH ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है, और NH2 ग्रुप है वो जो है बेसिक है। अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये कैसा ग्रुप है, बेसिक है। तो अब क्या होगा कि कुछ एमिनो एसिड में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। तो जितने एमिनो ग्रुप हुए उतने जो है एसिडिक ग्रुप हुए। तो क्या होगा कि ना वो जो एमिनो एसिड रहेगा ना जो है वो एसिडिक होगा और बेसिक होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि एक ही एसिडिटी दूसरा जो है बेस काटेगा। तो अब देखेंगे नंबर, अगर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज़्यादा है, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एमिनो ग्रुप है तो हो जाएगा एसिडिक। अगर तीन एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये हो जाएगा बेसिक। तो इस तरह हम लोग जो है ये करेंगे कि इस तरह हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। नाउ वी कैन सी एग्जांपल ऑफ सम एसिडिक, बेसिक एमिनो एसिड। हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं COH ग्रुप है, जब ये अटैच करेगा इसके साथ H, यहाँ पे COH ग्रुप और यहाँ पे NH2 ग्रुप के साथ अटैच करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे दो COH ग्रुप होगा, क्योंकि एक COH ग्रुप तो है ही। यहाँ भी ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जैसा कि एसिड नाम ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा NH2 ग्रुप है, तो इट मीन्स व्हाट, ये जो हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, जो हो जाएगा एसिड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एमीन आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी और अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। देखने के बाद ही हम लोगों को पता चल जाएगा ये एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। नाउ एमिनो एसिड, अब ये हम पढ़ेंगे कि एमिनो एसिड होते कैसे हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, और ये जो है सॉल्ट के रूप में बिहेव करते हैं, ना कि एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बिहेव करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, ये जो एमिनो एसिड होते हैं, ये एमिनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब ज्यूटर आयन क्या होता है कि ये आयन भी है बट न्यूट्रल है, ये आयन होते हुए भी न्यूट्रल है। अब ये क्यों ज्यूटर आयन के जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जब वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो COH ग्रुप है वो प्रोटॉन को लूज़ कर देता है और ये जो है गेन कर लेगा। गेन करने के साथ क्या हो जाएगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये लूज़ किया तो ये नेगेटिव चार्ज गेन कर गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी, दोनों आयन है, और जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे और इसीलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये दोनों से रिएक्ट करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से, इसीलिए इसका नाम रखा है ना
कैटायन है ना एनायन है। ये कैसे आयन है? ज्यूटर आयन है। तो ये कैसे होते हैं? एम्फोट्रिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों से एम्फोट्रिक किसको कहा जाता है? जैसे वाटर एम्फोट्रिक है, तो एम्फोट्रिक का मीनिंग होता है कि वो दोनों से एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। अब ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी जो अल्फा एमिनो एसिड हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ग्लाइसिन इनएक्टिव है? क्योंकि जो कायरल कार्बन का जो रूल है, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक होने का जो रूल है उसमें ये कहा गया है कि जो भी कार्बन जो होगा, जो भी चीज़ें होगी, उसका नेबरिंग जो भी ग्रुप होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होगा कि दो ग्रुप तो सेम है, दो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, तो सेम है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक नहीं होगा तो ऑप्टिकली ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो इसका डी और एल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेबोरोटेटरी नहीं शो कर पाएगा। लेकिन बाकी जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेबोरोटेटरी शो कर पाते हैं। और जनरली मोस्टली जो होते हैं एमिनो एसिड वो एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, क्योंकि हमेशा एमिनो एसिड लेफ्ट में जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब ये पता लगाते हैं कि इसके बीच में लिंकेज कौन होता है, बॉन्ड कौन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होगा? तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगा दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जो दो एमिनो एसिड जो कनेक्टेड होंगे और दो एमिनो एसिड कनेक्ट करके बहुत बड़ा पॉलीमर जो बनाएंगे, तो उनके बीच में होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज हम लोग कर सकते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज क्यों बना है? तो ये पेप्टाइड लिंकेज है जनरली एमाइड। ये क्या है? एमाइड है। और किसके बीच में रिएक्शन होता है? एसिड और एमीन ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है वाटर जो है रिमूव होगा, यहाँ का एक H और यहाँ का जो है OH। जैसे ये रिएक्शन कैसे होता है? इस तरह ये OH है, ये ये जो है अमीनो एसिड का H है। अब ये क्या करेगा? ये जो होगा ये H लेके ये अमीन का H लेके और ये एसिड का OH लेके ये दोनों निकल जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये जो बॉन्डिंग बन गया दिस इज़ पेप्टाइड लिंकेज। इसको कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये दो एमिनो एसिड है, ये दो एमिनो एसिड का ग्लाइसाइल एलामाइन, तो ग्लाइसाइल एलानाइन। तो यहाँ पे GLY ALA यहाँ पे 3 लेटर सिंबल के रूप में दिया गया है। और इस तरह जो होगा बहुत सारे एमिनो एसिड या तो सेम एमिनो एसिड के बीच में रिएक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट में देखा था, जैसे सुक्रोज में डिफरेंट जो है ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, डिफरेंट मोनोसेक्राइड है। लेकिन कभी कभी जैसे स्टार्च में आपने देखा एक ही ग्लूकोज है पूरा स्टार्च बना देता है, या एक ग्लूकोज ही पूरा जो है सेलूलोज बना देता है। तो ये सब होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और ये कैसे फॉर्म करता है मैंने दिखा दिया। जब दो एमिनो एसिड मिलेंगे तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा जो मिलेंगे तो उसके बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा और उनको कहा जाएगा डाई पेप्टाइड। जैसे डाईसेक्राइड था ना, सेक्राइड वर्ड किसके लिए? शुगर के लिए। तो डाईसेक्राइड था तो यहाँ पे डाई पेप्टाइड हो जाएगा, ट्राई पेप्टाइड हो जाएगा। और बहुत सारे जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का एमिनो ग्रुप। तो आप देख सकते हैं एक का कार्बोक्सिलिक एसिड इसका जो है ये जो एमिनो ग्रुप है यहाँ पे ग्लाइसिन का जो है वो एसिडिक पार्ट और एलानाइन का NH2 पार्ट। तो ये कंबाइन करेंगे और बहुत बड़ा चेन बनेगा, ट्राई पेप्टाइड बनेगा, उसके बाद टेट्रा पेप्टाइड बनेगा, ये सब सारी चीज़ें बनेंगी। तो 3 एमिनो एसिड के नंबर के आधार पे हम ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड हम इसको कहेंगे। लेकिन जब मोर देन 10 एमिनो एसिड हो जाएंगे तो जब वो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। इनको कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड में जब 100 एमिनो एसिड आ जाएंगे, मोर देन 100 एमिनो एसिड, तो मॉलिक्यूलर मास भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस है जितने एमिनो एसिड आएंगे उसके मॉलिक्यूलर मास ऐड होते जाएंगे। तो
ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग प्रोटीन कहेंगे। बट कभी कभी ये जो है एक तरह से जो है कभी कभी कुछ एमिनो एसिड से बना हुआ ही प्रोटीन होता है, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जो है ये वो प्रोटीन, वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में आ पाएंगे, प्रोटीन उनको कहा जाएगा। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन होगा तो उनको जो है प्रोटीन कहा जाएगा। तो एग्जांपल इस इंसुलिन, जिसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं और वो प्रोटीन कहे जाते हैं। अब प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है बहुत तरह का बेसिस है, बट यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। 2 प्रोटीन जो है इसमें डिवाइडेड है। अब ये प्रोटीन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जैसे फाइब्रस वर्ड आया फाइबर, तो जो भी प्रोटीन जो फाइबर बनाएंगे तो फाइबर के रूप में जैसे हमारा हेयर आ गया, ऊल आ गया, सिल्क आ गया, ये सब क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर। अपने मसल्स में भी देखा होगा, मसल फाइबर यूज़ करते हैं हम लोग टर्म। तो ये जो है मस्कुलर टिश्यू का जो सेल होता है वो मसल फाइबर होता है। तो ये कैसा है, फाइबर के रूप में, एक लाइन के रूप में। फाइबर जनरली जैसे हम हेयर को, सबसे फाइन गुड एग्जांपल है हेयर का। तो हेयर कैसे फॉर्म में होते हैं, एक फाइबर के रूप में होते हैं। तो ये जो फाइबर के रूप में इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड जो है एक लाइन में होता है, पैरेलल होता है, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड की होती है, और जिसके वजह से ये फाइबर, क्या ये जो सिल्क होते हैं, हेयर होते हैं, ऊल होते हैं, क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं या म्योसिन? नो, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो हेयर का एग्जांपल हम लोग ले सकते, दिमाग में ये रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर से जो फाइबर बनाते हैं, ऐसे प्रोटीन जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ फाइब्रस प्रोटीन। तो ये जो होगा, जो प्रोटीन फाइबर बनाते हैं, जैसे हेयर के रूप में ये फाइबर हुआ, देन ऊल, सिल्क, तो ये सब। और मसल जो है, मसल में क्या होते हैं, ये हेयर में होते हैं कैराटिन नाम होता है, और मसल में म्योसिन होता है। तो ये हो गया फाइब्रस प्रोटीन। अब है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जनरली जो पॉलीपेप्टाइड, उसमें क्या था कि पैरेलल वो लोग चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे शेप में ग्लोब्यूल मीन्स व्हाट, ग्लोब, लाइक अ स्फेरिकल। ग्लोब कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इस तरह ये चेन अरेंज होगा कि स्फेरिकल शेप दे देगा। तो ये जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और एग्जाम्पल जो है इंसुलिन होगा, अल्बुमिन होगा, ये सब फाइन एग्जाम्पल है इसके। अब इनको और भी क्लासिफिकेशन करना है प्रोटीन को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है 4 डिफरेंट लेवल में इसको डिवाइड करना है प्रोटीन को। तो डिफरेंट लेवल होंगे, नॉट टाइप। तो 4 डिफरेंट लेवल होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्सरी और क्वाटिनरी, ये 4 स्ट्रक्चर हम लोग। अब सबसे पहले जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का, ये जनरली जो है ये सबसे बेसिक लेवल है। अब बेसिक लेवल क्या होता है, तो ये बेसिक फॉर्म क्या होंगे, बेसिक मीन्स व्हाट, कि एमिनो एसिड जो है कैसे लिंक्ड है, कौन सा एमिनो एसिड लिंक्ड हुआ है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड है। तो ये जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड का, मान लो कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस है ये एलनाइन ग्लाइसिन। तो इस तरह का जो सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस को जो डिटरमाइन करेगा दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी चेंज हो जाता है तो डिफरेंट प्रोटीन बन जाता है। तो ये बेसिक जो है, बेसिक में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है वो किस एमिनो एसिड से बना हुआ है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो इसमें पर्टिकुलर एमिनो एसिड है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज है, और इस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो चूँकि प्रोटीन किसे बने हैं, प्रोटीन तो पॉलीमर है, पॉलीमर किसका, एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड जैसे लिंक्ड होंगे और उसी सीक्वेंस को कहा जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो स्ट्रक्चर जो रिफ़र करते हैं कैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, कैसे जो फोल्ड किए हुए हैं, कैसे उनका शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। आप देख सकते हैं ये एक होगा अल्फा हेलिक्स, जो इस तरह का शेप क्या है, दिस इज अल्फा हेलिक्स। तो ये जो है इस तरह का शेप होगा इनका। और दूसरा जो होगा वो होगा सीट लाइक शेप, कि चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है लेटा हुआ है साइड बाय साइड, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, जो CO है और NH है, तो H है तो H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसके बीच में, और इसमें भी क्या होगा, उसमें तो लेटा हुआ था, और इसमें क्या हो रहा है कि ये अल्फा हेलिक्स जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया है। तो ये अल्फा हेलिक्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, जितना इसका कैपेसिटी पॉसिबिलिटी है उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग होगा, और जैसे राइट हैंड स्क्रू में होता है उस तरह ट्विस्टिंग होगा, और इस तरह का शेप जो है बन जाएगा। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस ये डिटरमाइन किया प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये पॉलीपेप्टाइड जब चेन बन गया तो चेन किस तरह अरेंज है, तो एक तो अल्फा हेलिक्स की तरह होगा, और एक जो है सीट की तरह नजर आएगा। तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव टू टर्सरी स्ट्रक्चर। और 2 डिग्री 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, अब ये थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर को 3 डिग्री स्ट्रक्चर। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे 2 डिग्री कह रहे हैं, यहाँ पे 3 डिग्री कह रहे हैं, वहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो होगा वो और भी ज़्यादा, अब प्राइमरी में क्या हुआ था कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस है तो एक चेन बना दिया, एक एमिनो एसिड दूसरे से लिंक हुआ, दूसरा तीसरा से पेप्टाइड बॉन्ड से चेन बन गया। दूसरा क्या हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है किस तरह जो है अपना शेप ले लिया, फोल्ड कर गया, अल्फा हेलिक्स शेप में ट्विस्ट कर गया, और दूसरा जो है दूसरा शेप था बीटा प्लीटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ओवरऑल फोल्डिंग क्या होगा, और फोल्डिंग से क्या होगा, तो दो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, कभी कभी क्वेश्चन आता है ये फाइब्रस प्रोटीन और तो ये हो गया नेटिव प्रोटीन। अब ये नेटिव प्रोटीन जो होंगे उनमें अगर उनमें चेंज तभी हो सकता है जब उनमें कुछ जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, या उसके बाद जो है जो भी केमिकल से ट्रीटमेंट करवा दिया जाए, या जो भी चीज़ें जो हम चेंज लाते हैं उनके इन्वायरमेंट में, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ा के, चाहे वो केमिकल ऐड करके, सो दिस ब्रिंग्स चेंज। अब इसमें क्या होगा, ये चेंजेस लाएगा, चेंजेस किस में लाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, फोल्ड करता है मॉलिक्यूल को, फोल्ड करके सेकेंडरी और टर्सरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसी की वजह से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, अनफोल्डेड हो जाएंगे, और जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो जो ग्लोब्यूल है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएंगे, और और इसके वजह से क्या होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि जो मिल्क जो होता है, ये एग वाइट जो होता है, तो पहले क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बॉयल करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये डीनेचुरेशन हो जाता है, और डीनेचुरेशन की वजह से ये कोगुलेट कर जाता है। उसी तरह कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है, दही जब हम बनाते हैं, या दूध जब फट जाता है, तो ये सब केस में क्या हो जाएगा, ये सब के केस में जो है प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा। तो ये रहा आपका डीनेचुरेशन। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंजाइम्स क्या होते हैं, तो इंजाइम जो होंगे ये कहे जाते बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट
का मीनिंग होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को इनिशिएट कर पाए और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। जैसा बिल्कुल एक ऐसा दोस्त है जो दो दोस्तों के बीच में, एक ऐसा लड़का है जो दो दोस्तों के बीच में लड़ाई लगवा देता है और फिर उनका तमाशा देखता रहता है। बिल्कुल एंजाइम इसी तरह होते हैं, वो रिएक्शन स्टार्ट करवा देंगे और फिर वो जो है निकल जाएंगे, उनका कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो ये कैटलिस्ट होते हैं। तो एंजाइम कैसा है? बायो कैटलिस्ट ये, और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में, जैसे सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन। तो ये सब जो है फूड को क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। और सारे एंजाइम जो होंगे कौन से प्रोटीन होंगे? ये ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे। और ये पर्टिकुलर अब सभी सब्सटेंस के लिए, सभी सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा। जैसे माल्टेज, अब इसका नाम जो है जिस पे ये काम करते हैं उसके आधार पे इसका नाम दिया जाता है, एज लगाया जाता है। जैसे माल्टोज पे माल्टेज काम करेगा तो ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा कि कुछ जो है रिएक्शंस के आधार पे, रिएक्शन के नेम के आधार पे इनका नाम रखा जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाएगा एंजाइम को। तो इस तरह होता है। अब ये काम कैसे करते हैं? तो ये जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? तो जनरली जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होगा, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस के लिए इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो है सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये इतना हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस तरह जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है विटामिन्स। तो ये विटामिन्स जो होते हैं आपने देखा है 6 क्लास में और भी क्लास में, ऐसे भी आपको पता हो कि बहुत सारे विटामिन्स का काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये डाइट में लिया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो और हमारे हर एक पार्ट को जो है डिजीज़ से सुरक्षित रहते, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो अब जो है ये विटामिन्स अब क्या होगा कि कुछ विटामिन सिंथेसाइज होते हैं हमारे बॉडी में और कुछ जो है हमारे बॉडी को लेना पड़ता है, बाहर से सप्लाई हो। तो जनरली क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं सारे विटामिन, लेकिन हमारे बॉडी में जो है कुछ सिंथेसाइज होता है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो लेना पड़ता है बाहर से। तो जैसे एग्जांपल में ये गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ विटामिन प्रोड्यूस करते हैं और बाकी जो है हम लोगों को डाइट के रूप में लेना पड़ता है। अब ये विटामिन्स होते क्या हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन अ डाइट इन ए स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ होना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ होना है। तो ये सब हम लोगों की बॉडी को हेल्दी रखता है। अब इसको बहुत सारे अल्फ़ाबेट से जाना जाता है क्योंकि एक नहीं होते हैं, पूरे बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स ए बी सी डी ई भी होता है, एक्चुअली यहाँ पे डी तक दिया हुआ है, और के भी होता है। तो बी जो होता है, बी होता है ग्रुप ऑफ विटामिन्स। और ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स जो है इसके बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं, जैसे B1 B2 B6 B12 ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि B1 B2 B6 B12 इस तरह जो है ग्रुप ऑफ विटामिन्स होता है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को जो है विटामिन पिल्स खाना चाहिए दवा के रूप में, तो ये हार्मफुल होता है। इवन वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। अब विटामिन्स वर्ड जो आया था वो किससे आया था? वर्ड जो कॉइन किया था वो वाइटल एमीन से। वाइटल एमीन्स मीन्स व्हाट? यहाँ पे जो है ई हटा दिया गया। पहले जो जो भी विटामिन्स मिलते थे वो एमीन नेचर के होते थे, एमीन उसमें ग्रुप पाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी हम इसका नाम जो है विटामिन बस ई हटा दिए, बस हो गया। अब विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल
और एक फैट सॉल्युबल। तो उसका जो मैं थोड़ा सा देती हूँ, KEDA, KEDA दैट इज़ कीरा। के विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा है, जो है KEDA, कीड़ा क्या हो गया, फैट में सॉल्युबल होगा। और वाटर सॉल्युबल क्या होगा, बस दो ही होंगे, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। और ये जो हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, चूँकि फैट में सॉल्युबल है तो लीवर और एडिपोज टिश्यू जो होता है, जो फैट स्टोर करने वाले टिश्यू हैं, उसमें ये स्टोर होता है। ये इनसॉल्युबल हो, क्योंकि फैट में, तेल घी में सॉल्युबल होंगे तो क्या होंगे, वाटर में जो है इनसॉल्युबल होंगे। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हमेशा लेना पड़ता है, क्योंकि और एक्सेप्शन जो है याद रखना है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, B12 जो होता है वो एक्सेप्शन है। ये जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। तो ये विटामिन जनरली लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो ये, चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये जो बॉडी से बार बार जो है निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो एक्सक्रीट होता रहता है, तो इसीलिए ये स्टोर नहीं हो पाता बॉडी में। और जनरली जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं स्टोर हो जाते हैं लीवर और डिपोज में, तो उसको नहीं भी लेंगे ज़्यादा तो काम चल सकता है, लेकिन इनका जो है रिक्वायरमेंट जो है हमेशा रहता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होगा, जो ये बचपन से पढ़ते आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो है ही। उसके बाद जेरोथैल्मिया, कॉर्निया का हार्डनिंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है कॉर्निया। फिर विटामिन B1, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। थायमिन, थायमिन होता है इसके लॉस से बेरी बेरी, ओके, लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्टेड ग्रोथ। देन राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, B2 दैट इज चेलोसिस, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स। और डाइजेस्टिव डिजॉर्डर होंगे, बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ, ये सब आप याद कर लेना। फिर विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, कन्वल्सन्स होंगे। उसके बाद जो है विटामिन B12, परनीशियस अनीमिया दैट इज़ RBC में हेमोग्लोबिन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा, ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर C से स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी। D तो रिकेट हो जाएंगे, ऑस्ट्रोमेलेशिया हो जाएगा। रिकेट किस में हो जाएगा, विटामिन D जनरली क्या काम करता है, ये कैल्शियम, अगर हम लोग सोर्स भी लेते हैं विटामिन D का डिफरेंट सोर्स हम लेते हैं, लेकिन विटामिन जो कैल्शियम का डिफरेंट सोर्स है, हम लोग को कैल्शियम हम लेते हैं, जैसे दूध और भी कुछ हम लोग ग्रीन वेजिटेबल, ये सब से कैल्शियम मिलेगा, खाएंगे। लेकिन अगर विटामिन D नहीं होगा तो ये जो है ये कैल्शियम जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो विटामिन D लेना ज़रूरी है। और जिसकी वजह से जो है होगा वो बोन में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बच्चे में रिकेट और बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया हो जाएगा। अब ई के वजह से क्या हो जाएगा, ई के वजह से मस्कुलर वीकनेस, देन RBC इंक्रीज फ्रेगिलिटी, टूटना शुरू हो जाता है। विटामिन के फॉर, के से या साउंड आ रहा है क्या, क्लॉटिंग, तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग हो जाएंगे। तो ये अब लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है वो न्यूक्लिक एसिड, दैट विल रीड इन अदर पार्ट। सो थैंक यू। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो फर्दर ओवरफोल्डिंग, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो ओवरफोल्डिंग करते हैं, तो ये बनाते हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज 2 डिग्री सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस ये 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज होगा, इसमें ये बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वेंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रहेंगे। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ये क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो आखिर होते क्या है, तो ये जो प्रोटीन जो होंगे, प्रोटीन कंपोज करते हैं 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगे वो उनको कहा जाता है सब यूनिट। और जब इनका स्पेशल अरेंजमेंट होगा, ज़्यादा ही कुछ कम्प्लेक्स होगा तो स्पेशल अरेंजमेंट शो करेंगे, तो इसको कहा जाता है क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। सो ये क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होंगे।
अब नेक्स्ट हम लोग जो हेमोग्लोबिन का देख सकते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये जो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर ये जो है फोल्डिंग हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज फर्दर फोल्डिंग टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज जो है ये जो है क्वाटिनरी स्ट्रक्चर हो गया। ये सब यूनिट का क्या हो गया, एक ऐसे अरेंजमेंट हो गया, इनका स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर ये रहा 4 लेवल का स्ट्रक्चर। तो सबसे सिंपल वाला प्राइमरी, उससे कम्प्लेक्स थोड़ा सेकेंडरी, उससे कम्प्लेक्स टर्सरी, और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स जो होगा क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होगा। नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं बायोलॉजिकली, प्रोटीन का अपना नेचर होता है, अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है और यूनिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा यूनिक स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सो दे आर कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। उनको क्या कहा जाता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे आपका एग में प्रोटीन पाया जाएगा, देन जो नील है, तो ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं प्रोटीन, उनके यूनिक स्ट्रक्चर होंगे, सो दे आर कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो होगा, अगर ये प्रोटीन को अगर कुछ चेंजेस दिया जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, केमिकल से ट्रीट करा